सीआरपीसी की धारा 85 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रही है? कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तीन बातें इस सेक्शन में है। निर्मुक्त करना मतलब आज़ाद कर देना, विक्रय मीन्स बेच देना, और वापस कर देना मीन्स जिसकी संपत्ति उसको दे देना। कहने का मतलब इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि अगर उद्घोषित व्यक्ति जो है, उद्घोषणा में जो विनिर्दिष्ट समय दिया गया है, उसको समय दिया गया था, उस समय के अंदर अगर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त कर देगा, निर्मुक्त करने का आदेश देगा। दूसरी बात है, अगर उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के सॉरी हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी, मतलब वो व्ययन कर सकता है राज्य सरकार, और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास का अवसान होने पर तथा धारा 84 के अंतर्गत रहते हुए कर दिया जाएगा। मतलब पहले देख लेगा कोई दावेदार तो नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें करने के बाद विक्रय कुर्की के 6 महीने के बाद विक्रय कर दिया जाएगा। तीसरा सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपधारा बताती है, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार ने व्ययनाधीन थी और रही थी, उस संपत्ति को मान लीजिए विक्रय कर दिया गया, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वो संपत्ति कुर्क की गई थी, स्वेच्छा से हाजिर होता है या पकड़ कर लाया जाता है, और न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि वो जानबूझकर फरार नहीं हुआ था, तो ऐसी संपत्ति का यदि वो विक्रय कर दी गई है या उसका कुछ भाग विक्रय कर दिया गया है, तो विक्रय के शुद्ध आगमों का कुर्की के पश्चात उपगत सब खर्चों को उसमें से चुका देने के पास उसे परिधान कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर व्यक्ति जिसकी कुर्की संपत्ति कुर्क की गई थी और विक्रय कर दी गई है, 2 साल बाद न्यायालय के समक्ष आया या लाया गया और वो कहता है साहब हमारे ऐसे ऐसे कारण थे, तो कारण देखेगा न्यायालय, और चूंकि संपत्ति तो विक्रय कर दी गई है, फिर भी उसका कुछ भाग मतलब वो इस्तेमाल हो गया, उपगत हो गया, तो जो भी हिस्सा उसकी संपत्ति का बचा है, न्यायालय उस बचे हुए उस हिस्से को सारे खर्चे वगैरह काटने के बाद उस व्यक्ति को वापस कर देगा। ये कहलाता है सेक्शन 85 का थर्ड पार्ट। सीआरपीसी की धारा 87 ये इस टॉपिक की आखिरी धारा है, और ये धारा बताती क्या है एग्जैक्टली आपको? ये कहती क्या है? सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। इसमें बताया गया है कि अगर कोई न्यायालय सम्मन जारी करने के लिए सशक्त है और उसे लगता है कि वारंट की जगह सम्मन की जगह वारंट जारी करना चाहिए, तो उसको अपने कारणों को अवलिखित करेगा और वारंट जारी करेगा। क्या अवलिखित करेगा? क्या हो सकती हैं धारणाएं? देखें, पहला पॉइंट कहा, यदि या तो ऐसा सम्मन किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय का ये विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वो फरार हो गया है या सम्मन का पालन ना करेगा। कहने का मतलब है सम्मन दे दिया गया, फिर भी हाजिर होने से पहले ही न्यायालय को पता लगे कि वो फरार हो गया है, तो सम्मन की जगह वारंट जारी करेगा। दूसरी बात, यदि वो ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहा है और ये साबित कर दिया जाता है कि उस सम्मन की तामील समय रूप से कर दी गई थी और उसके पास हाजिर होने की असफलता के लिए कोई उचित प्रत्युत्तर नहीं था। कहने का मतलब है सम्मन दे दिया गया, उपस्थित होने की तारीख निकल गई, फिर भी आदमी उपस्थित नहीं हुआ, और अब न्यायालय को लग रहा है कि यार ये आदमी जानबूझकर गायब है, तो अब सम्मन के स्थान पर वारंट जारी किया जाए। ये 2 कारण हैं जिन पर सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जा सकता है व्यक्ति के खिलाफ। ये अब धारा का एक्सप्लेनेशन हो गया। ये पूरा कंटेंट आपका आज का हो गया है, इसलिए इस कंटेंट को दूसरे लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे
सेक्शन 53 CRPC से। इससे पहले एक बात आपको बता दें कि जो CRPC है इसका चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, जो कि धारा 41 से लेकर 60 का तक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गिरफ्तारी वगैरह के बारे में। अब 53 सेक्शन क्या कह रहा है CRPC का, देखें। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। इसमें खास बात क्या है, अभियुक्त की परीक्षा की जाती है चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा, तो वो की जाती है पुलिस अधिकारी जिसकी कस्टडी में अभियुक्त है उसकी निवेदन पर, बिना निवेदन के नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग समझ लें कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है कि ये विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, लग रहा है पुलिस को कि उसकी शारीरिक परीक्षा से साक्ष्य मिलेगा, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ये ध्यान रखें आप, सब इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो। प्रार्थना पर रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अविनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है। और उस ये सब परीक्षा करते टाइम आगे बताई गई ये बात, और उतना बल प्रयोग करे जितना उस पूरी प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। मतलब चिकित्सा अधिकारी उसकी परीक्षा करेगा शरीर की, और उतना बल भी प्रयोग करता, अगर वो सीधे सीधे नहीं मान रहा है तो उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना कि उन परिस्थितियों में आवश्यक है। इसी से बिल्कुल लगी हुई धारा है 53 का CRPC। इसमें क्या है एग्जैक्टली, बलात् संघ के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। सेम बात है, सिर्फ इतना शब्द हमें चेंज कर देना है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बाकी आप सारी एज इट इज चीज़ें 53 की 53 का में लिख देंगे, कोई भी वर्ड चेंज नहीं करेंगे। मतलब वो भी आरोपी है, अपराधी है, और ये भी है आरोपी, सेम चीज़ रहेगी। सिर्फ बलात्संग या तो उसने किया है या करने का प्रयत्न किया है, ये शब्द शुरू में आप बढ़ा देंगे, और 53 का हो जाएगी बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। सेक्शन 54 भी इसी से थोड़ा सा संबंधित है, मगर दोनों में बहुत फर्क है, समझे दोनों में फर्क क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 क्या है, वो कह रही है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। देखिए, जो भी गिरफ्तार किया गया है अभी पता नहीं है कि वो आरोपी है कि नहीं है। धारा 54 CRPC क्या कह रही है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद वो तुरंत ही उस व्यक्ति को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अधीन चिकित्सा अधिकारी, या अगर ऐसा चिकित्सा अधिकारी नहीं मिल रहा है तो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के पास ले जाएगा और उसकी परीक्षा कराएगा। इसमें एक परंतु जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है तो उसकी शरीर की परीक्षा जो है केवल महिला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें बताता है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई परीक्षा के अभिलेख में उस पे शरीर की क्षतियों या हिंसा के चिन्हों अगर कोई मौजूद हैं उन सब का वर्णन होगा। तीसरी बात की गई है जो चिकित्सा अधिकारी अभिलेख बनाएगा उन अभिलेखों को उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है या वो जिसे बताए निर्दिष्ट करे उस व्यक्ति को उन अभिलेखों की प्रतिलिपि तुरंत दे दी जाएगी जो कि निःशुल्क होगी।
देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 54 का 54A बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से संबंधित है, जिसको शिनाख्त परेड भी कहा जाता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है, अगर कोई आरोप है उस पर और वो गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है जो वो न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश देगा। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह है, कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है किसी आरोप और उसकी शिनाख्त ज़रूरी है, तो वो न्यायालय जो अधिकारिता रखता है उस व्यक्ति की शिनाख्त कराएगा जैसा वो ठीक समझे न्यायालय। इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, जो पहला परंतु कहता है, दो परंतु है। पहला परंतु कह रहा है यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला न्यायालय मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, मतलब वो साउंड माइंड का नहीं है और या बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो वो सुनिश्चित करे। मतलब वो कहेगा शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के, मतलब उसके सुपरविजन में होना चाहिए जैसा वो मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करता है। दूसरा परंतु जोड़ा गया है, परंतु ये और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। समझ गए? उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी जिससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके उसके द्वारा प्राप्त सबूत के बारे में। और इसी को इसलिए किया जा रहा है ये दोनों काम कि इसी को आप मेन परीक्षा में ऐसे ही पेश कर देते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 57 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। क्या मतलब है? कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए जो अवरीक्षा में निरुद्ध नहीं करेगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है। ठीक, सिर्फ मतलब कोई गिरफ्तार करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, कोई विलंब नहीं करेगा, अनुचित कोई देरी नहीं करेगा, ये बताया गया है। फिर उसके आगे जो कि उस परिस्थितियों में लग रही हैं ऐसा, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने 167 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है कि इसकी सीमा बढ़ा दी जाए समय की, तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की ना होगी। कहने का मतलब है जो पुलिस अधिकारी है गिरफ्तार करने के यथाशीघ्र बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, कोई विलंब नहीं करेगा और किसी भी हाल में 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको 167 के अधीन आदेश नहीं मिला है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश कर देगा। इसके बाद दो चीज़ें और ध्यान रख लें। सीआरपीसी में एक धारा 61 से 69 तक सम्मन के बारे में बताया गया है और 70 से 81 तक वारंट के बारे में बताया गया है। यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन मेंस में नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं लिया हमने। सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 82, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, कोई आदमी न्यायालय से वारंट पर नहीं आ रहा है, इसको पूरा हम बताते हैं आपको। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात हो या बिना साक्ष्य लिए हो, ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वो व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान, मतलब दिए गए स्थान और विनिर्दिष्ट
समय, दिए गए समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा हाजिर हो। ठीक। दूसरी बात, ये तो हो गई उद्घोषणा कि नहीं आ रहे हो तो अब इस समय पे इस 30 दिन का तुम्हें टाइम दे रहे हैं और ये 30 दिन के बाद आप इस समय इस जगह पर उपस्थित हो जाएं। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। जो उद्घोषणा है वो किस तरह से प्रकाशित की जाएगी ये पूछा जाता है। तो पहली बात है, पहले का पॉइंट है, वो उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ऐसी जगह लगा दी जाएगी जहां से वो पढ़ी जा सके। वो उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। पहला गांव या नगर के किसी स्थान पर, दूसरा उसके घर के वास स्थान पर लगा दी जाएगी। तीसरी चीज, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के जिस किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी जहां से उसको उद्घोषणा जारी की गई है। फिर अगली बात है, दूसरा पॉइंट, ये 3.1 के हो गए। चौथा पॉइंट ये है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ये वो निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। अगर ये दोनों उपधारा 2 की सारी बातें पूरी हो गई तो अब तीसरी उपधारा देखें। उपधारा 3 क्या कह रही है? उपधारा 3 में कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का ये लिखित कथन कि उपधारा 2 के अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उद्घोषणा पूरी हो गई। अगर उसने उपधारा 2 के अनुसार पूरा काम कर लिया है और लिखित में दे दिया है तो उद्घोषणा पूरी हो गई। अब चौथा पॉइंट, जहां उपधारा एक, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उपधारा 4 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396 के अधीन अगर दंडनीय अपराध के लिए है और अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित होने में असफल रहता है, नहीं उपस्थित होता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वो ठीक समझे उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। तो पूछा जाता है उद्घोषित अपराधी कब प्रकट किए जाते हैं। ये सेक्शन 82 मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं इस मैटर को आप सब तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे मेन बात है, हम आपको PDF डे 1 से लेकर डे 100 तक सब में दे रहे हैं PDF अटैच करके, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। CRPC का सेक्शन 83 क्या कहता है समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। हुआ क्या, वारंट जारी किया, नहीं आए, 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई कि भैया आप आ जाओ, नहीं आए, अब जाके 83 आई कि अब आपकी कुर्की की जाए। ध्यान से समझें इसको। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर या अथवा दोनों प्रकार की संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दे सकता है। मतलब अब आप नहीं आए तो आपको लेखबद्ध कारण देगा कि आप क्यों आपकी संपत्ति की जो आपकी जंगम हो या स्थावर, मूवेबल या नॉन मूवेबल, दोनों प्रकार की संपत्तियों की भी कुर्की का आदेश दे सकता है। और इसमें बताया गया उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय, ठीक, ये बात ध्यान रखें। पूछा जाता है संपत्ति की कुर्की किस समय होती है, तो उद्घोषणा जारी के बाद किसी भी समय हो सकती है। अब इसमें परंतु के एक जोड़ा गया है। परंतु कहता है, परंतु यदि उस घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा अगर न्यायालय को कोई एफिडेविट मिलता है या यूं ही पता लगता है, ये समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके संबंध में उसको उद्घोषणा निकाली जाती है, पहली बात
अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का वहन करने वाला है, या फिर दूसरी बात, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। अगर न्यायालय को लगता है कि वो बेच बाच देगा संपत्ति को या फिर उस संपत्ति को वहां से हटा लेगा, तो वो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन? न्यायालय। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या जंगम संपत्ति है, तो इस धारा के अधीन कुर्की। अब पूछा जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की कैसे होती है और इमूवेबल की कैसे होती है। तो मूवेबल या जंगम प्रॉपर्टी की कुर्की जो है का पॉइंट बताया गया है, अधिग्रहण द्वारा की जाएगी, अधिग्रहण द्वारा। दूसरी बात, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। तीसरी बात, उद्घोषित व्यक्ति या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का कब्जा प्रदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट को समझ ले, उद्घोषित व्यक्ति हो या उससे संबंधित ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसने निमित्त किया हो, उसको ये संपत्ति नहीं दी जाएगी। ऐसा लिखित कथन के बाद, आदेश देने के बाद ये कुर्की कर दी जाएगी संपत्ति की। चौथा पॉइंट है, ऊपर में से किन्हीं भी दो रीतियों से की जाएगी या किसी भी रीति से की जा सकती, जैसा न्यायालय ठीक समझे। तीसरा पॉइंट बताया गया, यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कुर्की कैसे की जाएगी? पहला पॉइंट, कब्जा लेकर की जाएगी या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। तीसरा पॉइंट सेम है, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति को उस संपत्ति का कब्जा परिधान करने के संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। चौथी बात, इनमें से सब या किन्हीं दो रीतियों से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। लास्ट चौथा पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति, मतलब खत्म होने वाली है, स्वतः खत्म होने वाली है या जल्दी सड़ जाने वाली है, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है, ठीक समझता है, तो उसके द्वारा तुरंत विक्रय का आदेश दे दिया जाएगा। कुर्की ना होके कुर्की के जस्ट तुरंत बेच दी जाए, ऐसा आदेश देगा न्यायालय, दे सकता है न्यायालय। ये धारा 83 थी। सीआरपीसी का सेक्शन 84 कुर्की के, अब कुर्की तरासीम हो चुकी, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। इसका सेक्शन का क्या मतलब है? मान लीजिए 83 के अकॉर्डिंग किसी संपत्ति की कुर्की हो गई। अब क्या होगा? यदि धारा 83 के अधीन कुर्की की गई किसी संपत्ति के बारे में, उस कुर्की की तारीख से कितने दिन के? 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा करता है या कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णता या भागता मंजूर या नामंजूर कर दिया जाएगा। मतलब जिस संपत्ति की कुर्की हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस संपत्ति में हित रखता है और उसका अब उस पर आपत्ति है या दावा कर रहा है उस संपत्ति पर, तो 6 महीने के अंदर आएगा कोर्ट की शरण में। कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसके दावे को मंजूर करे या नामंजूर करे, या आधा मान ले, भागता माने, पूर्णता माने, जैसा भी हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक ऐसे दावे आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वो किया गया है या की गई है। कौन न्यायालय जांच करेगा उस आपत्ति या दावे की? जिस न्यायालय में वो आपत्ति या दावा किया गया है। तीसरी बात क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति को धारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागता नामंजूर कर दिया गया है, अगर किसी दावे को आप नामंजूर कर दिया गया हो, ऐसे गया है आदेश द्वारा नामंजूर किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए वो व्यक्ति वाद संस्थित कर सकता है।